आज का विषय है राज्यसभा में पारित हुआ एक बिल जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है। आज मैं अपनी भाषा और समझ के सापेक्ष इस बिल को विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा और इस न्यायपालिका बनाम विधायिका की धारणा जो कि आम जनमानस में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, इसके कॉन्सेप्ट को भी विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है और इसके प्रमुख यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के पदों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनसे अपेक्षा की जाती है कि वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसीलिए इन्हें प्रजातंत्र का आधार भी कहा जाता है। क्या वे इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग चर्चा का विषय है। इस पर हम किसी और एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुद्दा इससे बिल्कुल अलग है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ये नियुक्तियां संसदीय सलाह पर करते हैं। संसदीय सलाह का तकनीकी मतलब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह से है। इसको इसी तरह से देखा जाता रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त संसद की सुनेंगे, यानी सत्ताधारी पार्टी की सुनेंगे, और ये इसी तरह से होता आ रहा है। इसके बाद न्यायाधीश जोसेफ और न्यायाधीश रस्तोगी की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसमें दखल दिया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की सलाह पर की जाएगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या नेता विपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदस्य होंगे। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा, जैसा कि हमारे यहाँ सीबीआई कमिश्नर को नियुक्त करने का एक सिस्टम है कि सीबीआई कमिश्नर की नियुक्ति एक अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, साथ में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके सदस्य होते हैं। बस इसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी साफ किया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कि संसद इस मामले पर कोई विधान नहीं बना लेता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया कि संसद में बनाया गया विधान इस व्यवस्था को रिप्लेस कर देगा। लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? न्यायपालिका क्यों कर विधायिका के कार्यकलाप में दखल दे सकती है? और यहीं से न्यायपालिका बनाम विधायिका नामक एक पूरी बहस या कहें तर्क वितर्क का सिलसिला शुरू हो जाता है। न्यायपालिका कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में न्यायपालिका का दखल होगा, लेकिन विधायिका कहती है कि नहीं, ये आपका दायरा नहीं है। और इसी सोच के साथ विधायिका यानी संसद में सरकार एक बिल लेकर आती है जो कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को जिस कमेटी द्वारा की जाएगी, उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, ये 3 लोग होंगे। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और अब यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास भी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं कि कौन इस कमेटी के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के नाम प्रस्तावित करेगा, और तब क्या होगा जब प्रस्तावित नामों पर कमेटी में आम सहमति न बन पाए, यानी कमेटी के 3 सदस्यों में कोई 2 तो प्रस्तावित नामों का समर्थन करे और तीसरा न करे, तो क्या यहां सुप्रीम कोर्ट की तरह ही व्यवस्था लागू होगी और निर्णय 2-1 के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा? अभी भी ये सारे प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े हैं। खैर, अभी हम इन सवालों में नहीं जा रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है न्यायपालिका बनाम विधायिका। मिस्टर धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, वो कहते हैं कि कोई भी कानून या विधान बनाने के लिए संसद ही एक सर्वोच्च संस्था है और संसद के इस अधिकार में किन्हीं भी बाहरी अंगों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। विधान या कानून बनाने के सापेक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई कोई भी व्यवस्था को अपनाने के लिए संसद बाध्य नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि चुनाव आयोग का काम भारत में चुनाव कराना है, और चुनाव क्या है? यह विधायिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विधायिका में किसी को कोई दखल नहीं देना चाहिए, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। यह विधायिका का मामला है और विधायिका अपने मामलों को देखने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आपने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की कॉल नहीं होनी चाहिए। हम आपकी बात मानते हैं,
और विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इस कमेटी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का नेता भी विधायिका का हिस्सा है। लेकिन न्यायपालिका को क्यों इस मामले में जोड़ा जाए? चुनाव विधायिका का उत्सव है, इसमें किसी भी तरह से किसी और एंटिटी को शामिल नहीं किया जा सकता। और उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद यह मुद्दा बहुत बड़ा हो गया या बना दिया गया। न्यायपालिका बनाम विधायिका, मैं समझता हूं इस मसले में बिल्कुल भी जान नहीं है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में अगर न्यायपालिका को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर भी लिया जाता तो क्या होता? न्यायपालिका की अपनी कार्यशैली में ऐसा क्या मूलभूत बदलाव हो जाता? क्या न्यायपालिका क्रियाशील है? क्योंकि हमारी न्यायपालिका कार्य ही करती है टॉक शो में, कॉलेज के शो में, सेमिनार्स में। यही वो जगह होती हैं और मौके होते हैं जब कार्यपालिका क्रियाशील होती है। यहीं पर हम न्यायपालिका की नैतिक आवाजें सुन पाते हैं। लेकिन जब न्यायपालिका की आवाज कोर्ट से आती है तो न्यायपालिका वही करती हुई दिखाई देती है जैसा कि सरकार चाहती है। क्या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ने वाले केस में न्यायपालिका ने कोर्ट में कुछ किया? क्या महाराष्ट्र के शिवसेना के 2 फाड़ हो जाने वाले मामले को न्यायपालिका ने समय रहते देखने की जहमत की? नहीं की। तो अगर न्यायपालिका को कहीं जोड़ भी लिया जाए तो उससे होगा क्या? फिर न्यायपालिका बनाम विधायिका जैसे विषयों पर चर्चा से होगा क्या? मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से न्यायपालिका कभी सरकार के कामकाजों के आड़े नहीं आती। न्यायपालिका ने विधायिका की मदद ही की है जब जब विधायिका को इसकी जरूरत पड़ी है। न्यायपालिका ने कोर्ट के बाहर प्रजातंत्र, मानव अधिकार और हर चीज पर सही गलत की बात की है कि कैसे मानव अधिकार का संरक्षण जरूरी है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बिना ट्रायल के जेल में पड़े सड़ रहे हैं, उनके बारे में न्यायपालिका ने काम कितना किया है किसी से छिपा नहीं है। तो अब इतने सब के बाद सवाल ये पैदा होता है कि न्यायपालिका बनाम विधायिका जैसे मसले में चर्चा करने से क्या हो जाएगा? अगर न्यायपालिका को चुनाव आयुक्तों की सिलेक्शन कमेटी में रख भी लिया जाता तो उससे किस बदलाव की उम्मीद की जा सकती थी? क्या वाकई आप और हम ऐसा समझते हैं कि न्यायपालिका वास्तव में विधायिका के विरोध में कभी जाएगी और सरकार से कहेगी कि जी नहीं, हम इसे अलाउ नहीं कर सकते? मेरी राय में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसके उलट न्यायपालिका हमेशा विधायिका के कामों से, तौर तरीकों से सहमत ही दिखाई देती है। हाँ, लेकिन किसी सेमिनार में वो जरूर इन बातों को कहती दिखाई दे जाती है कि ये सब गलत हुआ, अच्छे समाज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, लोकतंत्र के व्यापक हित के लिए जरूरी था वगैरह वगैरह। न्यायपालिका से जो हक और अधिकारों के संरक्षण की बात मैं कोर्ट में सुनना चाहता हूं, वो सिर्फ सेमिनार, टॉक शो जैसे मौकों पर बोलकर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर लेती है। इसीलिए मेरे लिए तो ये सब बराबर है, चाहे न्यायपालिका को सिलेक्शन कमेटी में रखो न रखो, न्यायपालिका दखल दे न दे, मुझे तो इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। मुझे इसमें भी भरोसा नहीं होता और ये पूरी तरह मेरी निजी राय है कि अगर न्यायपालिका को चुनाव आयुक्तों की सिलेक्शन कमेटी में रखा जाता तो हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त मिलता, या ऐसा कोई चुनाव आयुक्त मिलता जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता। और अब मेरी सोच ही ऐसी बन गई है। अब अगर आखिर में मैं इसे समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि जबरन ही इस न्यायपालिका बनाम विधायिका वाले मुद्दे को बौद्धिकता का लबादा पहना दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर संसद इस मसले पर कोई विधान बना लेती है तो हमारा ये निर्देश, हमारी ये व्यवस्था अमान्य हो जाएगी। तो इसके बाद जबरन इस तरह की बहस बेईमानी हो जाती है। लेकिन मेरी निजी राय में जब इसके दूसरे पहलू पर अगर नजर डालें तो इस तरह की चर्चाएं बहुत सारी उम्मीदों से उपजती हैं। जब न्यायपालिका कोर्ट के बाहर कहती है कि वो एक नॉर्थ स्टार है जो कि डेमोक्रेसी को रास्ता दिखाती है, तो आम जन न्यायपालिका द्वारा बताई इस अवधारणा से उम्मीदों से भर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे न्यायपालिका के तौर तरीके सामने आते हैं, जरूरी लंबित मामलों में और भी विलंब किया जाता है। कथित तौर पर सरकार को फटकार तो बहुत पड़ती है, लेकिन वो फटकार न्यायपालिका के फैसलों में दिखाई नहीं देती। तब मेरी उम्मीदें जमींदोज हो जाती हैं और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या न्यायपालिका सरकार के कार्य संचालन का एक हिस्सा मात्र है, या वो जनता और सरकारी दमन के बीच एक न्यायिक दीवार की भूमिका में है। हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने प्रजातंत्र को इसीलिए चुना था कि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए समाज के अंतिम छोर में बैठे नागरिक के मत का सम्मान हो सके, उसकी सोच भी इस देश को आकार देने में शामिल की जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये सवाल हर चिंतनशील नागरिक को अपने आप से करना चाहिए, और अगर इसका कोई जवाब आए तो संयमित भाषा में कमेंट जरूर कीजिए।
अगर ये वीडियो आपको सामयिक और सारगर्भित लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फैक्ट्स ई बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।